हाँ, हम लोग संविधान का निर्माण टॉपिक पढ़ रहे हैं। संविधान के निर्माण के अंतर्गत संविधान सभा का टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था। उसके अंतर्गत मैंने संविधान सभा का गठन है, संविधान सभा के निर्वाचन के संबंध में मैंने बताया था और संविधान सभा के संगठन के बारे में बताया था। संविधान सभा में जो है किस तरह के सदस्य होते हैं, तो दो तरह के सदस्य मैंने बताए थे, एक निर्वाचित और एक मनोनीत होते हैं। निर्वाचित सदस्य कहाँ से आते हैं, तो राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य कहाँ से आए, तो रियासतों के जो प्रमुख थे उन्होंने जो है कुछ सदस्यों को 93 सदस्यों को मनोनीत किया था। तो ये सारी चीज हमने पढ़ ली थी। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई। संविधान सभा की जो खास बैठकें, महत्वपूर्ण बैठकें कब कब हुई, उनके बारे में हमने पढ़ा है। सारी बैठकों के बारे में नहीं पढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण है पहली बैठक, है ना। पहली बैठक कब हुई, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये हमें पढ़ना है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये ऐतिहासिक बैठक कही जाती है ना। संविधान सभा का जो गठन है वो नवंबर 1946 में हुआ। इसके जो चुनाव हैं वो जुलाई अगस्त में हुए, है ना। संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ। तो इसकी पहली जो बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये ऐतिहासिक बैठक मानी जाती है। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, है ना। पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाने की जो परंपरा है ये हमने फ्रांस से ली है। इस व्यवस्था को हमने कहां से लिया है, फ्रांस से लिया है, फ्रांस से। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही पहली बैठक का अध्यक्ष क्यों बनाया गया। तो इसका जवाब यह है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जितने भी सदस्य निर्वाचित हुए थे संविधान सभा के, उन सभी में वरिष्ठ वरिष्ठतम सदस्य थे, सीनियर मोस्ट मेंबर थे। इसलिए उनको जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष बनाया गया। तो वरिष्ठ सदस्य को प्रथम अध्यक्ष बनाने की जो परंपरा है ये हमने फ्रांस से ली है और इस परंपरा का निर्वाह आज भी हम कर रहे हैं। किस रूप में कर रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर के रूप में कर रहे हैं। आज लोकसभा तथा विधानसभा की जो पहली बैठक होती है उसमें प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है और प्रोटेम स्पीकर नॉर्मली वही होता है जो नवनिर्वाचित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ होता है। तो चूंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नवनिर्वाचित संविधान सभा के सभी सदस्यों में सबसे सीनियर थे, सबसे वरिष्ठ थे, सबसे ज्यादा एज के थे, इसलिए उनको जो है इसका अस्थायी अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष चुना गया। और इस परंपरा को हमने फ्रांस से लिया हुआ है और ये आज भी परंपरा चल रही है ना। तो ये क्लियर हो जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही इसका अध्यक्ष, पहला अध्यक्ष क्यों बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे, सबसे ज्यादा एज के थे। इसके बाद यहां से क्वेश्चन एक बार एमपीपीएससी प्री में आ चुका है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी उपसभापति कौन थे, मनोनीत उपसभापति कौन थे। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। संविधान सभा के पहले मनोनीत उपसभापति फ्रैंक एंथोनी थे। ये जबलपुर से बिलोंग करते थे, एक एंग्लो इंडियन सदस्य थे और संविधान सभा में सेंट्रल प्रोविंस से निर्वाचित। संविधान सभा है, ये गलत लिखा, संविधान सभा है ना। संविधान सभा में इनका जो निर्वाचन हुआ था वो सेंट्रल प्रोविंस की ओर से हुआ था, यानी मध्य प्रदेश का ये प्रतिनिधित्व संविधान सभा में कर रहे थे। तो ये क्वेश्चन एक बार एमपीपीएससी प्री में आया था, फ्रैंक एंथोनी। हालांकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट का गलत था उस समय, है ना। और ये ज्यादातर बच्चे जो बुक्स पॉलिटी की पढ़ते हैं वहां पर भी नहीं दिया हुआ है
है ना, ये इसका आंसर वहां भी नहीं मिलेगा आपको, जो ज्यादातर बुक पॉलिटी के लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आया था ये एक्चुअली उस समय इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस समय एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान है उस पर उसको आगे नहीं बढ़ाया गया था 10 साल के लिए, यानी एंग्लो इंडियन के मनोनयन का जो प्रावधान है वो 104 संविधान संशोधन के तहत आगे 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया था। तो ये चर्चा का विषय था, क्योंकि फ्रैंक एंथोनी की वजह से एंग्लो इंडियन का प्रावधान संविधान में जुड़ा था, इसलिए जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया। और ये एमपी से भी बिलोंग करते थे फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, तो संविधान सभा के पहले मनोनीत जो सभापति थे फ्रैंक एंथोनी कहे जाते हैं, ये भी अस्थायी थे। सच्चिदानंद सिन्हा मनोनीत सभापति थे, अध्यक्ष थे पहले, वो भी अस्थायी थे। ये भी मनोनीत थे और अस्थायी उपसभापति थे। तो फ्रैंक एंथोनी का क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरी बैठक, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे कंटिन्यू 5 बैठकें हुई। हम यहां पर उन बैठकों के बारे में पढ़ रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बैठकें हैं। तो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, इसके बाद दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई, तीसरी बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी खास बात ये रही कि इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और इन्हीं की अध्यक्षता में संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, यानी अंत तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे और इन्हीं को देश का पहला राष्ट्रपति संविधान सभा ने ही निर्वाचित किया था। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मीटिंग में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। इसी में 2 उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। ये सारे निर्वाचित हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके पहले जो पहली बैठक हुई उसमें सभापति उपसभापति जो है मनोनीत हुए थे, अस्थायी हुए थे, और यहाँ पर जो है सभी अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए और स्थायी हुए। ये दोनों में आपको ध्यान रखना है, पहली बैठक और तीसरी बैठक। पहली बैठक में मनोनीत हुए सभापति उपसभापति और वो दोनों अस्थायी थे। ये तीसरी बैठक जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए और ये स्थायी थे। ठीक है, इसमें उपाध्यक्ष 2 चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी ना। कृष्णमाचारी 2 हुए हैं, 2 नाम आते हैं इसमें यहाँ पर कृष्णमाचारी के, एक टी.टी. कृष्णमाचारी और एक बी.टी. कृष्णमाचारी। तो टी.टी. कृष्णमाचारी का नाम हम आगे पढ़ेंगे प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, और ये थे वी.टी. कृष्णमाचारी। इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं, ये जो उपाध्यक्ष थे वो वी.टी. कृष्णमाचारी थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष के जो सदस्य थे वो टी.टी. कृष्णमाचारी थे। तो 2 उपाध्यक्ष इस मीटिंग में चुने गए, निर्वाचित हुए थे, एक थे एस.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी, ये निर्वाचित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी निर्वाचित हुए, ये भी निर्वाचित। इसी बैठक में, तीसरी जो बैठक जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें सचिव भी बनाए गए थे, एच.वी.आर. अयंगर। एच.वी.आर. अयंगर को जो है संविधान सभा का सचिव भी बनाया गया था। ठीक है, इसमें वी.एन. राव को भारत का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। इन्होंने जो है संविधान के निर्माण में काफी हेल्प की थी, संविधान सभा के सदस्यों की हेल्प की थी इन्होंने। तो ये थे वी.एन. राव, संविधान के सलाहकार, संविधान सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। वी.एन. राव का जो नाम है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कहे जाते हैं। वी.एन. राव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डिटेल किया हुआ है, हालांकि ये बात संविधान सभा से संबंधित नहीं है, अलग हटके हैं, लेकिन फिर भी मैंने वी.एन. राव के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कहे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश जो है उसमें 4 सदस्य अभी तक हो चुके हैं। एक तो वी.एन. राव पहले थे, फिर डॉक्टर नगेन, ये प्रधान न्यायाधीश भी वहां पर रहे, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष भी रहे, एकमात्र भारतीय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष भी रहे और सदस्य भी रहे, है ना। और आर.एस. पाठक और दलवीर सिंह भंडारी,
ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से 4 व्यक्ति जो है भारतीय वहां पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा चुके हैं, सदस्य अध्यक्ष बन चुके हैं। अब आता है संविधान सभा की 5वीं बैठक के संबंध में। संविधान सभा की जो 5वीं बैठक हुई है वो 13 दिसंबर 1946 को हुई है। यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ये जो बैठकें हम पढ़ रहे हैं यहां से लगातार ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक बार ये बैठक का ही क्वेश्चन आ गया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की किस बैठक में रखा था, है ना, तो उसमें आंसर 5वीं बैठक था। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। 13 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई। हालांकि 5वीं बैठक के बारे में भी जो है जो बुक पॉलिटिकल लोग पढ़ते हैं उसमें मेंशन वहां पे भी नहीं किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो 13 दिसंबर 1946 को ये 5वीं बैठक हुई संविधान सभा की। इसकी खास बात ये रही कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ यहीं से जो है भारतीय संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ होता है। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसमें संविधान का उद्देश्य बताया गया है कि भाई हम संविधान का निर्माण क्यों कर रहे हैं, इसके उद्देश्य के बारे में इसमें बताया गया है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी आदर्श उल्लिखित किए गए थे उन्हीं आदर्शों को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही प्रस्तावना कही जाती है। इसका जिक्र अभी आगे हम करेंगे। तो इसमें 2 खास महत्वपूर्ण बातें हैं उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा, प्रस्तुत किया, उसी समय से संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। अगर आपको यहां से क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ माना जाता है, किस घटना से प्रारंभ माना जाता है, किस डेट से प्रारंभ माना जाता है, तो घटना अगर कहें तो उद्देश्य प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण से माना जाता है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। किस समय से माना जाता है, तो 13 दिसंबर 1946 से माना जाता है। कौन सी बैठक से, तो 5वीं बैठक से माना जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम इनका यहाँ पर लिखना जरूरी है। तो इसके बाद जैसा मैंने अभी बताया है कि इसको उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। और ये मैंने जैसे बताया कि उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लिखित आदर्श ही प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही प्रस्तावना कही जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही प्रस्तावना है, ये आपको ध्यान रखना है ना। उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप ही प्रस्तावना है। तो ये क्लियर हो गया यहां तक। हाँ, उद्देश्य प्रस्ताव को कब संविधान सभा ने पास किया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसकी डेट आपको ध्यान रखना होती है। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पारित किया है। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी आदर्श उल्लिखित हैं उन्हीं को प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया। यानी प्रस्तावना से संबंधित जो आदर्श है वो कहाँ से हमने लिए हैं, तो उद्देश्य प्रस्ताव से हमने लिए। वैसे इसका जो पूरा प्रारूप है, इसकी जो बातें हैं, कॉन्सेप्ट है, हमने अमेरिका से लिया हुआ है प्रस्तावना की बातें। तो इस तरीके से संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनके बारे में पूरी डिटेल हो गई है। वैसे तो देखा जाए टोटल 166 बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई हैं, है ना, और 12 अधिवेशन हुए हैं। संविधान सभा की कुल जो बैठकें हुई हैं वो 166 हुई और टोटल 12 अधिवेशन हुए। अभी आगे हम उनका जिक्र करेंगे, पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि संविधान का जो निर्माण है वो समितियों के माध्यम से हुआ है ना। भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों के जरिए किया गया है। ठीक है, अब ये समितियां कौन कौन सी थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे गए हैं। तो टोटल समितियों की संख्या थी 22। टोटल 22 समितियों का गठन संविधान सभा के अंतर्गत किया गया था, जिनके माध्यम से हमारा संविधान बना है। लेकिन बड़ी समितियां, महत्वपूर्ण समितियों, उनकी संख्या थी 8। ठीक है,
अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति मानी जाती है वो है प्रारूप समिति। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आए, है ना। बहुत जनरल क्वेश्चन एमपीपीएससी में एक पूछा जाता था कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन, लेकिन आजकल इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं रहा, जैसे इस बार एमपीपीएससी मेंस में प्रारूप समिति के सदस्य पूछ लिए गए हैं। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, इस तरह क्वेश्चन आगे बनेंगे, है ना। तो इस तरह से चीजें आपको ध्यान रखना है। जैसे पहले एक क्वेश्चन आया करता था कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ, है ना, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा गठन हुआ। लेकिन अब इस तरह क्वेश्चन नहीं आए, अब थोड़ा सा चेंज होकर के घुमा करके क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस तरीके की तैयारी आप लोगों को करना पड़ेगी, है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो है प्रारूप समिति। इसी को कहते हैं संविधान निर्मात्री समिति, इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति या संविधान निर्मात्री समिति, इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। तो इसका जो गठन हुआ है 29 अगस्त 1947 को हुआ है। 7 सदस्यीय कमेटी थी, अध्यक्ष 7 सदस्य थे, यानी 1 + 6 = 7 इसमें सदस्य थे। और अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। चूंकि भारतीय संविधान का प्रारूप इस समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसी प्रारूप को संविधान सभा ने अपनाया है और उस समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इसलिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इनको आधुनिक मनु भी बोलते हैं, है ना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को क्या बोलते हैं, आधुनिक मनु। इनको आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से ये है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो जनक कहे जाते हैं। तो ये समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति या संविधान निर्मात्री समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इसमें जो सदस्य थे वो टोटल 6 सदस्य थे, अध्यक्ष 7 थे और केवल सदस्य वो देखें तो 6 थे, 6, है ना। इसमें एन गोपालास्वामी अयंगार, कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राय, टी.टी. कृष्णचारी। मैंने अभी बताया था कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णचारी और संविधान निर्मात्री समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे टी.टी. कृष्णचारी, उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णचारी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ये 6 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, प्री में भी आ रहे हैं, मेंस में भी आ रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने का। ठीक है, तो ये हो गई एक समिति, महत्वपूर्ण समिति जो है प्रारूप समिति या संविधान निर्मात्री समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्वेश्चन अब बने हैं एग्जाम में, जरा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, तो बच्चे का आंसर गलत करके आ जाते हैं। जैसे संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, तो बच्चे निर्मात्री देखते हैं और अंबेडकर लगा देते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष अगर पूछते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना, सभा। संविधान निर्मात्री समिति अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लगाना है। तो इसमें 3 फैक्ट दिए गए हैं जो ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है एमपीएसआई में, संविधान निर्मात्री सभा का क्वेश्चन आया था जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर था, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर लगाया था। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान निर्मात्री समिति अगर पूछा जाए, उसके अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आपको लगाना। संविधान निर्मात्री सभा, इस पर आपको ध्यान देना है, सभा और समिति, ये खास ध्यान देने का है। तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष अगर पूछे जाते हैं, क्योंकि संविधान सभा की बात हो रही है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान निर्माणकारी सभा, विधि निर्माणकारी सभा, विधि निर्माणकारी सभा के अध्यक्ष पूछे जाते हैं तो जी.वी. मावलंकर आते हैं। ये 3 ऐसे फैक्ट हैं जो ज्यादातर कंफ्यूज करने वाले हैं। विधि निर्माणकारी सभा के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर क्यों? क्योंकि संविधान सभा ने संविधान निर्माण करने के साथ साथ विधि का निर्माण भी किया है।
ना, संविधान का निर्माण भी किया है संविधान सभा ने और देश के लिए विधि भी बनाई है। लेकिन संविधान सभा की दोनों कार्यों के लिए अलग अलग बैठकें होती थी, तो उनकी अध्यक्षता अलग अलग लोग करते थे। संविधान का निर्माण करने के लिए जब संविधान सभा की बैठक होती थी, उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विधि बनाने के लिए, विधि का निर्माण करने के लिए जो संविधान सभा की बैठक होती थी, उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये पहली लोकसभा जो बनी थी 1952 में, उसके पहले अध्यक्ष कहे जाते हैं, फर्स्ट स्पीकर है जीवी मावलंकर। आगे भी डिटेल, आगे भी इनका आएगा उल्लेख, तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो यहां तक क्लियर हो जाता है। इसके बाद फिर कुछ और कमेटीज यहां पर मैंने बताई हुई हैं, उनके अध्यक्ष याद रखना है, उनका डिटेल हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, उनकी केवल अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है। तो अन्य समितियों में झंडा समिति जेवी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दोनों के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे जाते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक कल्याण समिति जो थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन दोनों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष। एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष क्यों बनाए गए, उसके पीछे एक लॉजिक है। 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कही गई, मौलिक अधिकारों की मांग उठाई गई और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसलिए जब मौलिक अधिकारों के संबंध में समिति बनी तो उसमें सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाया गया। ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ फैक्ट है, उसका कनेक्शन है ना। फिर से मैं बता रहा हूं, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, उसमें पहली बार मौलिक अधिकारों की बात कांग्रेस के मंच से कही गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ कराची अधिवेशन 1931 में, उसमें पहली बार मौलिक अधिकार की बात कांग्रेस की ओर से कही गई। इसीलिए जब मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति का गठन किया गया तो उस समिति का अध्यक्ष जो है सरदार पटेल को ही बनाया गया था। ये कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ फैक्ट ध्यान रखना है। झंडा तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये कुछ खास कमेटीज मैंने यहाँ पर बताई हैं। वैसे तो बहुत सारी समितियां हैं, सारी समितियां याद रखना मुश्किल है, जरूरी भी नहीं है उतना, है ना। खास कमेटी मैंने बताई। ये कमेटी जो है आपके मेंस एग्जाम में भी आती हैं और प्री में भी पूछ लेते हैं, इसलिए इनको ध्यान रखने का है ना। मेंस में इस तरह से पूछे जाते हैं कि सरदार पटेल की अध्यक्षता में कौन सी समिति बनाई गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा के अंदर कौन सी कमेटी बनाई गई थी। इस तरह से क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते हैं। अब इसमें कुछ और फैक्ट हैं संविधान सभा से जुड़े हुए, यहां पर मैंने बताए हुए हैं, डीप फैक्ट है ये। जैसे संविधान सभा द्वारा अपनाया गया प्रतीक हाथी को संविधान सभा ने प्रतीक के रूप में अपनाया था, है ना, सिंबल। संविधान सभा ने सिंबल कौन सा अपनाया था, हाथी को अपनाया था। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसको माना जाता है, एल.एन. मुखर्जी, है ना। संविधान सभा के प्रमुख मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन एल.एन. मुखर्जी कहे जाते हैं। संविधान का सौंदर्यीकरण तथा अलंकरण करने वाले व्यक्ति थे नंदलाल बोस, ये पेंटर चित्रकार माने जाते, फेमस चित्रकार हैं थे। तो ये इस तरीके से कुछ खास फैक्ट संविधान से जुड़े हुए हैं, संविधान सभा से जुड़े हुए। अब संविधान का निर्माण कार्य कब संपन्न हुआ, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ना। संविधान का निर्माण कार्य किस डेट को संपन्न हुआ, संविधान कब अपनाया गया, कब उसको लागू किया गया, इससे संबंधित कुछ डेट आपको ध्यान रखनी होती है। यहां से भी लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हमारा जो संविधान है उसका निर्माण कार्य 26 नवंबर 1949 को संपन्न हो गया, यानी कंप्लीट हो गया हमारा संविधान बनकर के। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है।
और इसी डेट को हमने अपने संविधान को अपना लिया, है ना, संविधान को अपनाया यानी एडॉप्ट किया। अपनाना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, सभी का मतलब सेम होता है। भारतीय संविधान को अपनाना, स्वीकार करना, अंगीकार करना, सबका मतलब सेम होता है। तो ये कब किया गया? इसी समय यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को हमने अपना लिया। अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया। 3 वर्ड जो है यूज किए जाते हैं। अंगीकृत मतलब होता है एडॉप्ट, अधिनियमित इनेक्टेड एंड डेडिकेटेड, आत्मार्पित डेडिकेटेड। तो इस तरीके से भारतीय संविधान को अपनाने की या अंगीकार करने या स्वीकार करने की जो डेट वही है जो निर्माणकार की है, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इसी समय हमने जो है इसको अपना लिया, ये अधिनियम के रूप में इसको पास कर दिया गया संविधान सभा द्वारा, और इस समय इसको समर्पित कर दिया गया, यानी जनता की आत्मा को समर्पित कर दिया। आत्मार्पित मतलब होता है आत्मा को समर्पित कर देना। आत्मार्पित यानी आत्मा को समर्पित करना। अधिनियमित वर्ड क्यों यूज हुआ? अधिनियमित मतलब होता है कि संविधान सभा ने इसको एक अधिनियम के रूप में पास कर दिया, क्योंकि किसी भी विधेयक को अगर पास करना है तो उसको, किसी भी विधेयक को लागू करना है तो उसको अधिनियम के रूप में पास करना पड़ेगा, यानी पहले पास होगा यानी वो अधिनियम बनेगा, तभी जो है उसको लागू किया जाएगा। तो संविधान सभा को अधिनियमित करने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि संविधान को अधिनियमित करने का मतलब यह हुआ कि संविधान सभा ने इसको पास कर दिया, यानी एक अधिनियम का रूप इसको दे दिया, क्योंकि बिना अधिनियम का रूप दिए जो है किसी विधेयक को कभी भी लागू नहीं कर सकते। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ये विधेयक लागू हो गया। विधेयक कभी लागू नहीं होता। विधेयक कब लागू होगा? वो जब वो अधिनियम बन जाएगा, यानी दोनों सदनों में पास हो जाएगा, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाएंगे, तब वो विधेयक लागू हो पाएगा। तो संविधान सभा ने इसको एक अधिनियम के रूप में पास कर दिया। इसी को हम कहते हैं अधिनियमित करना, इनएक्ट, है ना। अधिनियम के रूप में पास कर दिया, तभी जो है इसको लागू किया जा सका, और फिर आगे जो है इसको लागू करने का समय दिया हुआ है। संविधान को अपनाना, हाँ, 26 नवंबर का जो समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 26 नवंबर को क्या हुआ? 26 नवंबर को चूंकि हमारा संविधान अपनाया गया, इसलिए इसको हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं, और ये 2015 से स्टार्ट हुआ मनाया जाना। 2015 से जो है भारत द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ना। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस कब से हम मनाना स्टार्ट हमने किया है, कब से मनाया जा रहा है ना। तो ये है 2015 से इसको स्टार्ट किया गया। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने की है कि संविधान सभा ने 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन हमने उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया, है ना। संविधान सभा द्वारा इसे विधि दिवस यानी द्वारा 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था, लेकिन उसको अभी मना रहे हम लोग संविधान दिवस के रूप में। बहुत समय बाद जो है हमने इसको संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया 2015 से। पहले जो है विधि दिवस के रूप में मनाया गया कुछ समय, लेकिन जब मोदी सरकार आई तब इसने जो है 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर लागू कब हुआ, कौन सी डेट को ये संविधान हमारा लागू हुआ, उसी डेट को क्यों लागू हुआ, इस पर हम बात आगे करने वाले हैं। तो देखिए, लागू होने के संबंध में अगर हम बात करें तो संविधान सभा संविधान के कुछ अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे ना। संविधान के कुछ अनुच्छेद, लगभग 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। यानी आपको पूछा जाए कि हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ,
तो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से लागू हो गया, क्योंकि कुछ अनुच्छेद इस समय लागू कर दिए गए थे। लेकिन कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना। इस पर हम कल और चर्चा करने वाले हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा संविधान क्यों लागू किया गया। इसके पीछे एक कारण है, जो हम इतिहास में जाएंगे तो वहां से वो कारण आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम कल आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, और आज के लिए इतना ही।